नमस्कार दोस्तों, लीजिए प्रस्तुत है कहानी राज। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और भी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। संयुक्त परिवार की छोटी बहू बने हुए रचना को 1 ही महीना हुआ था कि उसने घर के माहौल में अजीब सा तनाव महसूस किया। कुछ दिन तो विवाह की रस्म व हनीमून की खुशी में दिन बीत गए, पर अब नियमित दिनचर्या शुरू हो गई थी। निखिल ऑफिस जाने लगा था। सासू माँ राधिका, ससुर उमेश, जेठ अनिल, जेठानी रेखा और उनकी बेटी मानसी का पूरा रूटीन अब रचना को समझ में आ गया था। अनिल घर पर ही रहते थे। रचना को बताया गया था कि वे क्रोनिक डिप्रेशन के मरीज हैं। इसके चलते वे कहीं कुछ काम कर ही नहीं पाते थे। उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। यह बीमारी उन्हें कहाँ, कब और कैसे लगी, किसी को नहीं पता था। वे घंटों चुपचाप अपने कमरे में अकेले लेटे रहते थे। जेठानी रेखा के लिए रचना के दिल में बहुत सम्मान व स्नेह था। दोनों का आपसी प्यार बहनों की तरह हो गया था। सासू माँ का व्यवहार रेखा के साथ बहुत रूखा सूखा था। वे हर वक्त रेखा को कुछ न कुछ बुरा भला कहती रहती थी। रेखा चुपचाप सब सुनती रहती थी। रचना को यह बहुत नागवार गुजरता। बाकी कसर सासू माँ की छोटी बहन सीता आकर पूरा कर देती थी। रचना हैरान रह गई थी जब एक दिन सीता मौसी ने उसके कान में कहा, निखिल को अपनी मुट्ठी में रखना। इस रेखा ने तो उसे हमेशा अपने जाल में ही फंसा कर रखा है। कोई काम उसका भाभी के बिना पूरा ही नहीं होता। तुम मुझे सीधी लग रही हो, पर अब जरा अपने पति पर लगाम कसकर रखना। हमने अपने पंडित जी से कई बार कहा है कि रेखा के चक्कर से बचाने के लिए कुछ मंत्र पढ़ दे, पर निखिल माना ही नहीं। पूजा पर बैठने से साफ मना कर देता है। रचना को हंसी आ गई थी। मौसी पति हैं मेरे, कोई घोड़ा नहीं जिस पर लगाम कसनी पड़े, और इस मामले में पंडित की क्या ज़रूरत थी। इस बात पर तो वहाँ बैठी सासू माँ को भी हंसी आ गई थी, पर उन्होंने भी बहन की हाँ में हाँ मिलाई थी। सीता ठीक कह रही है, बहुत नाच लिया निखिल अपनी भाभी के इशारों पर अब तुम उसका ध्यान रेखा से हटाना। रचना हैरान सी दोनों बहनों का मुंह देखती रही थी। एक माँ ही अपनी बड़ी बहू और छोटे बेटे के रिश्ते के बारे में गलत बातें कर रही है। वह भी घर में आई नई नवेली बहू से। फिर वह अचानक हंस दी तो सासू माँ ने हैरान होते हुए कहा, तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही है? आपकी बातों पर माँ। सीता ने डपटा, हम कोई मजाक कर रहे हैं क्या? हम तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हारे हित की ही बात कर रहे हैं। रेखा से दूर ही रहना। सीता बहुत देर तक उसे पता नहीं कब कब के किस्से सुनाने लगी। रेखा रसोई से निकल कर वहाँ आई तो सबकी बातों पर ब्रेक लगा। रचना ने भी अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। उसकी भी छुट्टियां खत्म हो गई थी। निखिल और रचना साथ ही निकलते थे। लौटते कभी साथ थे, कभी अलग। सुबह तो रचना व्यस्त रहती थी। शाम को आकर रेखा की मदद करने के लिए तैयार होती तो रेखा उसे स्नेह से दुलार देती। रहने दो रचना, ऑफिस से आई हो, आराम कर लो। नहीं भाभी, सारा काम आप ही करती रहती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं रचना, मुझे आदत है। काम में लगी रहती हूँ तो मन लगा रहता है, वरना तो पता नहीं क्या क्या टेंशन होती है खाली बैठने पर। रचना उनका दर्द समझती थी। पति की बीमारी के कारण उसका जीवन कितना एकाकी था। मानसी की भी चाची से बहुत बनती थी। रचना उसकी पढ़ाई में उसकी मदद भी कर देती थी। 6 महीने बीत गए थे। एक शनिवार को सुबह सुबह रेखा की भाभी का फ़ोन आया। रेखा के मामा की तबीयत बहुत ख़राब थी। रेखा सुनते ही परेशान हो गई। इन्हीं मामा ने रेखा को पाल पोस कर बड़ा किया था। रचना ने कहा, भाभी आप परेशान मत हो, जाकर देख आइए। पर मानसी की परीक्षाएं हैं सोमवार से, मैं देख लूँगी सब, आप आराम से जाइए। सासू माँ ने उखड़े स्वर में कहा, आज चली जाओ बस से, कल शाम तक वापस आ जाना। रेखा ने जी कहकर सिर हिला दिया था। उसका मामा मामी के सिवा कोई और था ही नहीं। मामा मामी भी निसंतान थे। रचना ने कहा, नहीं भाभी, मैं निखिल को जगाती हूँ, उनके साथ कार में आराम से जाइए। यहाँ से मेरठ सहारनपुर तक बस के सफ़र में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, जबकि इनके साथ जाने से आप लोगों को भी सहारा रहेगा। सासू माँ का मुंह खुला रह गया, कुछ बोल नहीं पाई। पैर पटकते हुए इधर से उधर घूमती रही। क्या जमाना आ गया है, सब अपनी मर्जी करने लगे हैं। वहीं बैठे ससुर ने कहा, रचना ठीक ही तो कह रही है, जाने दो उसे निखिल के साथ। राधिका को और भी गुस्सा आ गया। आप चुप ही रहें तो अच्छा होगा, पहले ही आपने दोनों बहू को सर पर चढ़ा रखा है। निखिल पूरी बात जानने के बाद तुरंत तैयार होकर आ गया था। चलिए भाभी, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूँगा, जब तक मामा जी ठीक नहीं होते हम वहीं रहेंगे। रचना ने दोनों को नाश्ता करवाया और फिर प्रेम पूर्वक विदा किया।
अनिल बैठे तो वहीं थे, पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। दोनों चले गए तो बेबी अपने बेडरूम में चले गए। शनिवार था, रचना की छुट्टी थी। वह मेड अंजू के साथ मिलकर घर के काम निपटाने लगी। शाम तक सीता मौसी फिर आ गई थी। उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी और अपने बेटे बहू से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, इसलिए घर में उनका आना जाना लगा ही रहता था। उनका घर 2 गली ही दूर था। दोनों बहनें एक जैसी थीं, एक जैसा व्यवहार, एक जैसी सोच। सीता ने आराम से बैठते हुए रचना से कहा, तुम्हें समझाया था ना, अपने पति को जेठानी से दूर रखो। राधिका ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्या करूं अब, कुछ भी समझा लो, जरा भी असर नहीं है इस पर, बस मुस्कुराकर चल देती है। रचना मुस्कुराई, हाँ मौसी, आपने समझाया तो था। फिर निखिल को उसके साथ क्यों भेज दिया? वहाँ अस्पताल में मामी जी और भाभी को कोई ज़रूरत पड़ सकती है ना। सीता ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, दीदी, छोटी बहू को तो जरा भी अकल नहीं है। राधिका ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्या करूं अब, कुछ भी समझा लो, जरा भी असर नहीं है इस पर, बस मुस्कुराकर चल देती है। रचना घर का काम खत्म कर सुस्ताने के लिए लेटी तो सीता मौसी वहीं आ गई। रचना उठकर बैठ गई और बोली, आओ मौसी। आराम से बैठते हुए सीता ने पूछा, तुम कब सुना रही हो खुशखबरी? पता नहीं मौसी। क्या मतलब पता नहीं? मतलब अभी सोचा नहीं। देर मत करो, औलाद पैदा हो जाएगी तो निखिल उसमें व्यस्त रहेगा, कुछ तो भाभी का भूत उतरेगा सिर से। और आज तुम्हें एक राज की बात बताऊं? हाँ बताइए। मैंने सुना है मानसी निखिल की ही संतान है। अनिल के हाल तो पता ही है ना सबको। रचना भौचक्की सी सीता का मुंह देखती रह गई। क्या कह रही हो मौसी? हाँ बहू, सब रिश्तेदार पड़ोसी यही कहते हैं। रचना पल भर कुछ सोचती रही, फिर सहजता से बोली, छोड़िए मौसी, कोई और बात करते हैं। अच्छा, चाय पीने का मूड बन गया है, चाय बना कर लाती हूँ। सीता हैरानी से रचना को जाते देखती रही। इतने में राधिका भी वहीं आ गई। सीता को हैरान देख बोली, क्या हुआ? अरे यह तुम्हारी छोटी बहू कैसी है? इसे कुछ भी कह लो, अपनी धुन में ही रहती है। राधिका ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हाँ धोखा खाएगी किसी दिन, अपनी आंखों से देख लेगी तो आंखें खुलेंगी। हम बड़े अनुभवी लोगों की कौन सुनता है आजकल। रचना ने टीवी देख रहे ससुर जी को एक कप चाय दी, फिर जाकर रेखा के बेडरूम में देखा। अनिल गहरी नींद में था। फिर राधिका और सीता के साथ चाय पीनी शुरू की ही थी कि रचना का मोबाइल बज उठा। निखिल का फ़ोन था। बात करने के बाद रचना ने कहा, माँ, भाभी के मामा जी को 3-4 दिन अस्पताल में ही रहना पड़ेगा, ये छुट्टी ले लेंगे, भाभी को साथ लेकर ही आएंगे। मैंने भी यही कहा है, वहाँ आप दोनों देख लो, यहाँ तो हम सब हैं ही। राधिका ने डपटा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? जो रेखा चाहती है निखिल वही करता है। तुमसे कहा था ना, निखिल को उससे दूर रखो। आप चिंता न करें माँ, मैं देख लूँगी। अच्छा, मानसी आने वाली है, मैं उसके लिए कुछ नाश्ता बना लेती हूँ और मैं भाभी के आने तक छुट्टी ले लूँगी, जिससे घर में किसी को परेशानी न हो। दोनों को हैरान छोड़ रचना काम में व्यस्त हो गई। सीता ने कहा, इसकी निश्चिंता का आखिर राज क्या है दीदी? क्यों इस पर किसी बात का असर नहीं होता? कुछ समझ नहीं आ रहा सी था। निखिल और रेखा लौट आए थे। रेखा और रचना स्नेहपूर्वक लिपट गईं। उमेश वहाँ के हालचाल पूछते रहे। अनिल ने सब चुपचाप सुना, कहा कुछ नहीं। उनका अधिकतर समय दवाइयों के असर में सोते ही बीतता था। उन्हें अजीब से डिप्रेशन के दौरे पड़ते थे, जिसमें वे कभी चीखते चिल्लाते थे तो कभी घर से बाहर भागने की कोशिश करते थे। सासू माँ को रेखा फूटी आंख नहीं सुहाती थी, जबकि वे खुद ही उसे बहू बनाकर लाई थी। बेटी की अस्वस्थता का सारा आक्रोश रेखा पर ही निकाल देती थी। घर का सारा खर्च निखिल और रचना ही उठाते थे। उमेश रिटायर्ड थे और अनिल तो कभी कोई काम कर ही नहीं पाए थे। उनकी पढ़ाई भी बहुत कम हुई थी। 3 साल बीत गए। रचना ने एक स्वस्थ व सुंदर पुत्र को जन्म दिया तो पूरे घर में उत्सव का माहौल बन गया। नन्हे यश को सब्जी भरकर गोद में खिलाते। रेखा ने ही यश की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। रचना के ऑफिस जाने पर रेखा ही यश को संभालती थी। कई पड़ोसी रिश्तेदार यश को देखने आते रहते और रचना के कानों में मक्कारी से घुमा फिरा कर निखिल और रेखा के अवैध संबंधों की जानकारी का जहर उड़ेलते चले जाते। कुछ औरतें तो यहाँ तक मजाक में कह देती, चलो अब निखिल 2 बच्चों का बाप बन गया। रचना के कानों पर जूं न रेंगती। सब हैरान हो चुप हो जाते। रेखा और रचना के बीच स्नेह दिन पर दिन बढ़ता ही गया था। रचना जब भी बाहर घूमने डिनर पर जाती, रेखा और मानसी को भी जरूर ले जाती।
रचना के कानों में सीता मौसी का कथा पुराण चलता रहता था। देख तू पछताएगी, अभी भी संभल जा, सब लोग तुम्हारा ही मजाक बना रहे हैं। पर रचना की सपाट प्रतिक्रिया पर राधिका और सीता हैरान हुए बिना नहीं रह पाती। वे दोनों कई बार सोचती, यह क्या राज है, यह कैसी औरत है, कौन सी औरत इन बातों पर मुस्कुराकर रह जाती है। समझदार है, पढ़ी लिखी है, आखिर राज क्या है उसकी इस निश्चिंता का। 1 साल और बीत रहा था कि एक अनहोनी घट गई। मानसी के स्कूल से फ़ोन आया। मानसी बेहोश हो गई थी। निखिल और रचना तो अपने ऑफिस में थे। यश को राधिका के पास छोड़ रेखा तुरंत स्कूल भागी। निखिल और रचना को उसने रास्ते में ही फ़ोन कर दिया था। मानसी को डॉक्टर देख चुके थे। उन्होंने उसे एडमिट कर कुछ टेस्ट करवाने की सलाह दी। रेखा निखिल के कहने पर मानसी को सीधा अस्पताल ही ले गई। स्कूल में फर्स्ट एड मिलने के बाद वह होश में तो थी, पर बहुत सुस्त और कमज़ोर लग रही थी। निखिल और रचना भी अस्पताल पहुंच गए थे। निखिल ने घर पर फ़ोन करके सारी स्थिति बता दी थी। मानसी ने बताया था, सुबह से ही वह असुविधा महसूस कर रही थी। अचानक उसे चक्कर आने लगे थे और फिर वह बेहोश हो गई। हैरान तो सब तब हुए जब उसने कहा, कई बार ऐसा लगता है सिर घूम रहा है, कभी अचानक अजीब सा डिप्रेशन लगने लगता है। रेखा इस बात पर बुरी तरह चौंक गई। रोते हुए बोली, रचना यह क्या हो रहा है मानसी को? अनिल की भी तो ऐसे ही तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी, क्या मानसी भी? अरे नहीं भाभी, पढ़ाई का दबाव होगा, कितना तनाव रहता है आजकल बच्चों को। आप परेशान न हो, हम सब हैं न। रचना ने रेखा को तसल्ली दी। मानसी के सब टेस्ट हुए। राधिका और उमेश भी यश को लेकर अस्पताल पहुंच गए थे। सीता मौसी अनिल की देखरेख के लिए घर पर ही रुक गई थी। रात को निखिल ने सबको घर भेज दिया था। अगले दिन रचना अनिल को अपने साथ सुबह ही अस्पताल ले गई। वहाँ वे थोड़ी देर मानसी के पास बैठे, फिर असहज से बेचैनी से उठने बैठने लगे तो रचना उन्हें वहाँ से वापस घर ले आई। रेखा मानसी के पास ही थी। राधिका ने रचना को डपटा, अनिल को क्यों ले गई थी? माँ, मानसी की बीमारी का पता लगाने के लिए भैया का डीएनए टेस्ट होना था, कहकर रचना किचन में चली गई। रचना ने थोड़ी देर बाद देखा, राधिका और सीता की आवाज़ें मानसी के कमरे से आ रही थी। सीता जब भी आती थी मानसी के कमरे में ही सोती थी। रचना दरवाजे तक जाकर रुक गई। सीता कह रही थी, अब पोल खुलने वाली है, रिपोर्ट में सच सामने आ जाएगा। बड़े आए हर समय भाभी भाभी की रट लगाने वाले, आंखें खुलेंगी अब। कब से कह रहे हैं पति को संभाल कर रखे। निखिल पिता की तरह ही तो डटा है अस्पताल में। राधिका ने भी हाँ में हाँ मिलाई। मुझे भी देखना है अब रेखा का क्या होगा। निखिल मेरी भी इतनी नहीं सुनता जितनी रेखा की सुनता है। इसी बात पर गुस्सा आता रहता है मुझे तो। जब से रेखा आई है निखिल ने मेरी सुनना ही बंद कर दिया है। बाहर खड़ी रचना का खून खोल उठा। घर की बच्ची की तबीयत खराब है और ये दोनों इस समय भी इतनी घटिया बातें कर रही हैं। अगले दिन मानसी की सब रिपोर्ट्स आ गई थी। सब सामान्य था, बस उसका बीपी लो हो गया था। डॉक्टर ने मानसी की अस्वस्थता का कारण पढ़ाई का दबाव ही बताया था। शाम तक डिस्चार्ज होना था। निखिल और रेखा अस्पताल में ही रुके। रचना घर पहुंची तो सीता ने झूठी चिंता दिखाते हुए कहा, सब ठीक है ना? वह जो डीएनए टेस्ट होता है उसमें क्या निकला? यह पूछते पूछते भी सीता की आंखों में मक्कारी दिखाई दे रही थी। रचना ने आसपास देखा। उमेश कुछ सामान लेने बाजार गए थे। अनिल अपने रूम में थे। रचना ने बहुत ही गंभीर स्वर में बात शुरू की, माँ मौसी, मैं थक गई हूँ आप दोनों की झूठी बातों से, तानों से। आप कैसे निखिल और भाभी के बारे में गलत बात कर सकती हैं? आप दोनों हैरान होती हैं ना कि मुझ पर आपकी किसी बात का असर नहीं होता। वह इसलिए कि विवाह की पहली रात को ही निखिल ने मुझे बता दिया था कि वे हर हालत में भाभी और मानसी की देखभाल करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया था कि आपने जानबूझकर अपने मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटे का विवाह एक अनाथ, एक गरीब लड़की से करवाया, जिससे वह आजीवन आपके रोब में दबी रहे। निखिल ने आपको किसी लड़की का जीवन बर्बाद न करने की सलाह भी दी थी, पर आप तो पंडितों की सलाह के चक्कर में पड़ी थी कि यह ग्रहों का प्रकोप है जो विवाह के बाद दूर हो जाएगा। आपकी इस हरकत पर निखिल हमेशा शर्मिंदा और दुखी रहे। भाभी का जीवन आपने बर्बाद कर दिया है। निखिल अपनी देखरेख और स्नेह से आपकी इस गलती की भरपाई ही करने की कोशिश करते रहते हैं। बे ही नहीं, मैं भी भाभी की हर परेशानी में उनका साथ दूंगी। रिपोर्ट से पता चल गया है कि अनिल ही मानसी के पिता हैं। मौसी, आपकी बस इसी रिपोर्ट में रुचि थी ना? आगे से कभी आप मुझसे ऐसी बातें मत करना, वरना मैं और निखिल भाभी को लेकर अलग हो जाएंगे और इस अच्छे भले घर को तोड़ने की जिम्मेदार आप दोनों ही होंगी।
हमें शांति से स्नेह और सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ रहने दें तो अच्छा रहेगा, कहकर रचना अपने बेडरूम में चली गई। यश उसकी गोद में ही सो चुका था। उसे बिस्तर पर लिटाकर वह खुद भी लेट गई। आज उसे राहत महसूस हो रही थी। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह दोनों को सीधा करके ही रहेगी। उनके रोज रोज के व्यंग्यों से वह थक गई थी और डीएनए टेस्ट तो हुआ भी नहीं था। उसे इन दोनों का मुंह बंद करना था, इसलिए वह अनिल को यूं ही अस्पताल ले गई थी। उसे इस बात को हमेशा के लिए खत्म करना था। वह कान की कच्ची बनकर निखिल पर अविश्वास नहीं कर सकती थी। हर परिस्थिति में अपना धैर्य संयम रखकर हर मुश्किल से निपटना आता था उसे। लेटे लेटे उसे राधिका की आवाज़ सुनाई दी। अरे तुम कहाँ चली सीता? कहीं नहीं दीदी, जरा घर का एक चक्कर काट लूँ फिर आऊँगी। और आज तो तुम्हारी बहू की निश्चिंता का राज भी पता चल गया। एक बेटा तुम्हारा बीमार है, दूसरा कुछ ज़्यादा ही समझदार है। पहले दिन से ही सब कुछ बता रखा है बीवी को। कहती हुई सीता के पैर पटकने की आवाज़ रचना को अपने कमरे में सुनाई दी तो उसे हंसी आ गई। पूरे प्रकरण की जानकारी देने के लिए उसने मुस्कुराते हुए निखिल को फ़ोन मिला दिया। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।